हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं सी टेट CDP। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। डेफिनेशन: बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट: अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। नंबर 1, आत्मसातकरण, असमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। नंबर 2, समायोजन, अकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल: साम्य धारण, संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। नंबर 2, स्कीम्स, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। 4 नंबर, स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। नंबर 1, जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। नंबर 2, अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। नंबर 3, अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या
आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, जैसे 6+4 मान लीजिए 10 हो गए, अब उससे पूछा यार 4+6, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को हम एक नोट दें 2000 का और उसको कुछ सिक्के दिखाएं, तो बच्चा सिक्कों को लेने ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई दे रहे हैं वो। यानी कि बच्चा इस अवस्था में ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद करता है। एक बड़ा गिलास हो, एक छोटा गिलास हो, पानी बराबर हो दोनों गिलासों में, लेकिन बच्चा बड़े गिलास को पहले झपटेगा। ठीक। केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए बच्चे के पास मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन बच्चे को अपने गेम से मतलब है, वो उसके अलावा कुछ नहीं छेड़ेगा, केवल अपने गेम पर ही फोकस देगा। ये होती है केंद्रीकरण। नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी समय सीमा होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार आदि का कॉन्सेप्ट का गुण बिल्कुल आ जाता है उसके अंदर। और उसके अलावा आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देगा, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। बच्चा जानता है इस चीज़ को, ये गुण आ जाते हैं बच्चे के अंदर। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं, क्योंकि ये नियम पता है बच्चों को, ये नियम पता है, इसलिए बच्चे मैथ का सवाल अपने दिमाग में ही हल कर देते हैं। आगे चलिए। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता, मोरलिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई
वाला दवाई बनाने के खर्चे से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। नंबर 1, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। नंबर 2, नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। नंबर 1, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 वर्ष से 10। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। नंबर 2, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। नंबर 2, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं। नंबर 1, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए।
अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। नंबर 2, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, कल आपके लिए एक बार फिर से सीटेट हिंदी की क्लास लेकर आएंगे और आप इसके लिए तैयार रहें। बहुत अच्छी वीडियो होगी। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके नंबर 30 नंबर में से अच्छे नंबर लेकर आओगे। अगर आप समझकर इसको पढ़ लोगे, देख लोगे, सुन लोगे तो मेरा मानना ये कि आप हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे।